हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू mamababy.com। जैसा कि हर पेरेंट्स अपने बेबीज़ के लिए वरीड रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, केयरिंग भी रहते हैं और बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। बट उसी में जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जिनके न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं, फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स बनते हैं, वो अपने बेबीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखने लगते हैं और बेबीज़ से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वरिड भी रहते हैं। एज़ अ पेरेंट, मैं भी न्यू जब पेरेंट बनी थी, अद्वितीय हुई थी, तो मैं भी काफ़ी चीज़ों से परेशान रहती थी। मुझे भी काफ़ी सारे सवाल आते थे और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं डर भी जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है बेबी के साथ। क्योंकि न्यू पेरेंट को क्यों कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए भी क्या होता है कि एक नया एक्सपीरियंस चल रहा होता है, एक टेस्ट की तरह चल रहा होता है कि ये क्या है। कुछ जैसा एक सरप्राइज टेस्ट होता है ना, कि हमें कुछ पता नहीं है और सरप्राइज टेस्ट हो गया, तो ऐसा ही होता है न्यू पेरेंट्स के साथ कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है पेरेंटहुड के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, और उनके साथ ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बस ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत हेल्प करेगी, आई होप सो इसको ज़रूर देखिएगा। मैं आज टॉप 10 वरीज़ लेके आई हूँ जो हर न्यू पेरेंट्स को होती है और मुझे भी हुई थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जिस चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान रहती थी, या कोई भी पेरेंट अगर परेशान रहता है तो उसके पीछे इतना बड़ा कोई साइंस नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो उसको बस सोचने की फेर है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो टॉप 10 वरीज़ हैं क्या क्या। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरी लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर है, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती भी थी, कि बेबीज़ के जो सर होता है, सर के थोड़े से हिस्से में ऊपर सॉफ्ट स्पॉट होता है। बहुत ही एक सॉफ्टनेस जैसा होता है, जैसे चिक्स पे होता है, एकदम ऐसे ऐसे प्रेस करने पे अंदर की तरफ उंगली चली जाती है। वैसा ही यहाँ होता है। बट मुझे वो फील करके बहुत डर लगता था एक्चुअली। जब भी उसकी मालिश होती थी या नॉर्मली भी जब मैं उसको लेती थी, तो मैं उसको हमेशा टच करके फील करती थी और हमेशा वरीड रहती थी कि इसको ये क्या है, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई कमी है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इसके अंदर कोई कमी है, इसलिए इसको थोड़ा सा जो जगह है वो इतना सेंसिटिव है, इतना सॉफ्ट है। तो जब मैंने डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट ली थी, तभी मैंने अपनी ये डाउट जो थी वो क्लियर कर ली थी और डॉक्टर से कहा था कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है और ये कब तक ठीक होगा और कैसे होगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हर बच्चे में होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी किसी बच्चे में पीछे की साइड पे होता है, किसी किसी में ऊपर होता है, बट ज़्यादातर बच्चों में ऊपर ही होता है और थोड़ी सी जगह में होता है, और ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में सेम टाइम लगे, कुछ में जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही ठीक हो जाता है। इसके कोई मेडिसिन नहीं है और कोई ऐसी होम रेमेडी नहीं है जिसको करने से इंस्टेंटली आपको ये जो स्पॉट होता है वो भर जाएगा। फिर भी मैं उसको हमेशा फील करती थी और मुझे डर लगा रहता था कि इसके अंदर कुछ चोट ना लग जाए या मुझसे ही गलती से प्रेस ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसको केयर की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा। मैंने देखा कि कुछ टाइम के बाद, आई थिंक ये जब 7 या 8 महीने की थी तब तक इसका काफ़ी हद तक वो स्पॉट भर चुका था। हल्का हल्का सा बाकी था, जो कि इसके फर्स्ट बर्थडे तक बिल्कुल कम्प्लीटली भर गया था। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चों का जो स्कैल्प होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसका जो ब्रेन होता है अच्छे से डेवलप हो गया रहता है, बट जो भी कुछ कुछ बाकी रहता है तो वो इस टाइम पे डेवलप हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है बन के। तो इसके लिए वो थोड़ी सी जो जगह रहती है भगवान जी ने छोड़ी हुई रहती है, तो इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डर चुकी हूँ और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों की फ्रीकी स्किन, जो उसकी स्किन लेयर उतरने लगती है वाइट वाइट कलर की कुछ टाइम के बाद, तो हम उससे भी बहुत वरीड होते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा वरीड हुई थी कि इसको क्या हो गया है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एज पेरेंट हम बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, उसको बहुत
ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए, ताकि उसको कोई रिएक्शन ना हो, उसको कोई भी एलर्जी ना हो, कुछ ना हो। उसके बावजूद भी जो उसकी स्किन की लेयर होती है वो निकलने लगती है, बेबी की स्किन की लेयर। सो वो काफ़ी ड्राई होता है और काफ़ी पतला और वाइट कलर का होता है। सो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं होती है, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये होता ही है, हर बच्चे को होता है। और ये बहुत एक ही बार होता है, आई गेस मैंने अभी तक एक ही बार देखा है, और उसके बाद नहीं होता है। इसमें कोई पेन नहीं होता है, ये नॉर्मली स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, उसकी फर्स्ट लेयर उतरेगी और कुछ टाइम के बाद वो उतर के गिर भी जाती है। तो वो बच्चे की फर्स्ट लेयर होती है और वो निकलती ही है। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल है, हर बच्चे में होता है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। बट हाँ, आप बच्चे को मॉइस्चराइज जितना जितना रखेंगे बच्चे के लिए उतना इजी होगा। अगर उसको कोई खिंचा खिंचा फील भी हो रहा होगा, ड्राई फील हो रहा होगा, तो वो नहीं होगा और उसकी जो स्किन है सॉफ्ट रहेगी। बट ये फर्स्ट लेयर निकलती ही है, आई डोंट नो कि क्यों निकलती है, बट ये निकलती है और ये नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है न्यू बोर्न बेबी के जो फेस पे पिंपल या पूरी बॉडी पे वाइट पिंपल होते हैं, एक्ने हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, और मैंने भी इसे फेस किया हुआ है। ये इतना ज़्यादा स्कैरी होता है कि क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि उसकी इतने सॉफ्ट पूरी सेंसिटिव स्किन होती है, उस पर रेड स्पॉट, रैशेज या एक्ने, पिंपल, ये सारी चीज़ें निकलने लगती है। तो हमें लगता है कि जैसे शायद बड़ों को होता है, पेन होता है या ईचिंग होती है, वैसे ही बच्चों को होता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जब डॉक्टर के पास विजिट करने गई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही परेशान हो गए थे कि आदित्य को क्या हो गया है, इसके पैर पे भी पिंपल आ रहे हैं, फेस पे भी आ रहे हैं, डाइपर एरियाज में भी लग रहे हैं। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा वार्म में होता है तो वो बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में होता है, काफ़ी कॉजी एनवायरनमेंट में रहता है। बट सडनली जो उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है और बच्चे को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए उसकी स्किन भी थोड़ा टाइम लेती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सेट होने के लिए। और वार्म में क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ना ब्लड फ्लो रहता है बॉडी में और काफ़ी ज़्यादा ब्लड यूटिलाइज भी होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में रेडनेस होती है। बहुत आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी रेड होते हैं, पिंक होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी सारा ब्लड यूटिलाइज होता है, काफ़ी ब्लड फ्लक्चुएशंस होते हैं, काफ़ी ब्लड फ्लो होता है, तो इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रेड होती है। बट जो उसके पिंपल होते हैं या एक्ने होते हैं, ये उसकी जो एनवायरनमेंट चेंज होता है इसकी वजह से होते हैं। तो इसके लिए आप कोई मेडिसिन डॉक्टर से लेके यूज़ कर सकते हैं, बट मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कोई पेन नहीं हो रहा होता है और वो टाइम के साथ ठीक हो जाता है विद इन 1 और 2 वीक्स में। सो मेरी मम्मी तो मुझे ऐसा कहती थी और बड़े लोग कहते भी हैं कि ये शायद पीठ की गर्मी होती है जो निकलती है, आई डोंट नो ये क्या होता है, बट ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आता है छींकना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी कि इतना छोटा सा बेबी है, उसकी इतनी छोटी सी नाक है और वो उसमें भी छींक रहा है, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये भी टेंशन हो जाती है कि कहीं उसको ठंड तो नहीं लग गई, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने उसको ठीक से कपड़े नहीं पहनाए कि क्या कर लिया, या हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से उसको ठंड लग गई है। सो हो सकता है कि उसे ठंड लगी हो, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को ठंड की वजह से छींक होती है। काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चों को छींक होती ही है क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट चेंज होती है और हमारे जो भी रूम होते हैं वो एक्चुअली एयर मतलब सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होते हैं, या उसमें एक ही जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है। हर रूम गर्म है, हर रूम ठंडा नहीं होता है, हर रूम के अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। सो क्या होता है कि जब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी वजह से बच्चों को छींक स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने इस एक रूम में रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर मेंटेन है, बच्चा उसमें ठीक है, लेकिन सडनली उसको उठा के हम कहीं और ले गए हैं या बाहर निकले रूम से, तो वो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उस वजह से बच्चे को छींक होती है।
और छींक होना सही है, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर से कहा कि इसको छींक क्यों हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये टेम्परेचर की वजह से होता है, बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से छींक हो रहा होता है। लेकिन छींक अगर हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है उसके नोज़ में कोई कुछ फंसा हो, म्यूकस वगैरह हो, तो वो निकल जाए, छींक के रास्ते से, नाक के रास्ते से निकल जाए। सो ये नॉर्मल है। सो नेक्स्ट आता है हिचकी होना। जैसे हम लोगों को हिचकी होती है तो हम सोचते हैं पानी पी के ठीक हो जाएगा, या ठीक भी हो जाता है अपने आप। तो हम सोचते हैं कि जब छोटे बच्चों को हिचकी होती है, और छोटे बच्चों को बहुत हिचकी होती है, आई गेस उनको दिन में 2 या 3 बार हो जाती है हिचकी। मैं तो इसलिए टेंशन में रहती थी कि इतनी छोटी है, इसको हिचकी हो रही है, क्यों हो रही है, इसको हम अगर हिचकी हो भी रही है तो पानी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा बेबी है, इसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा हम और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, जब भी उसको हिचकी होती थी तो मैं फटाफट से उसको फीड कराने लगती थी कि शायद इसको फीड कराने से, दूध पीने से हिचकी ठीक हो जाए। तो ऐसा होता था कि ठीक हो जाता था, बट आई डोंट नो वो फीड कराने से होता था या नॉर्मली ठीक हो जाता था। तो जब मैं डॉक्टर से पूछती थी कि इसको हिचकी होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे सिंपली बताया था कि इसको आपको पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और हिचकी होती ही है क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो वही डेवलप होने का जो साइन है वो हिचकी है। और जब भी बच्चा हिचकी लेता है तो उसका मतलब है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसको उसकी जो भूख है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ेगी। अब जब भूख लगेगी तो उसको थोड़े ज़्यादा फीड की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे घर में क्या होता था कि जब भी आदित्य को हिचकी होती थी तो मम्मी कहती थी इसको भूख लगी, इसको दूध पिलाओ, या फिर इसका जो पेट है वो बढ़ रहा है। तो साइंस के अगर लैंग्वेज में कहें तो पेट बढ़ रहा है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उसका स्ट्रांग हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हिचकी होना भी इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट है स्पिटअप्स होना, जो आप देखते होंगे उल्टी टाइप का हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा वाइट कलर का बच्चे के मुंह से निकलता है। कभी कभी ज़्यादा टाइम पे निकलता है, कम टाइम पे नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं तो सोचती थी शायद इसको कुछ मतलब मैंने ऐसा खा लिया है जिसको नहीं पचा हो, नहीं डाइजेस्ट हुआ हो, इसकी वजह से इसको वॉमिटिंग हुआ हो। बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि बच्चे ने अगर ज़्यादा फीड कर लिया है और उसको डकार नहीं दिलाई गई है, उसको पीठ के बल से लिटा के ऐसे थपथपाया ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे ऊपर नीचे अगर बच्चा हो गया तो उसके मुंह से जो भी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा फीड उसने कर लिया वो निकल जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा ना हो कि ऐसा हो और उल्टी उसको हो और आपने उसको उल्टी की दवाई दे दी हो, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है। इसको ठीक करने के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा मतलब जो भी दूध पिलाएगा, क्योंकि कम तो दूध नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमें भी नहीं पता है कि उसको कितने फीड की ज़रूरत है, कितने मिल्क की ज़रूरत है। उसको फीड करा के उसको डकार अच्छे से दिला सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका सारा जो मिल्क है वो अच्छे से अंदर चला जाएगा और उसकी जो भी उल्टी वाली प्रॉब्लम है या जो स्पिटअप्स निकलते हैं हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा, वो नहीं निकलेगा। तो ऐसा होता है, हर बच्चे को होता है, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है चौंकना। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोए सोए एकदम से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, या रोते तो नहीं है, रोते तो वो काफ़ी टाइम के बाद है इतना, बट वो हिलते हैं अजीब तरीके से, ऐसे उनकी पूरी बॉडी शिवर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो भगवान जी से कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, या बच्चा क्या बोलते हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है आई गेस, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा तो वैसे ही इतना छोटा है और वो नींद में रहता है। और क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब बच्चा वॉर्म में होता है तो वो एक बहुत ही कवर्ड एरिया में होता है, बहुत ही कोजीनेस में होता है, उसके अराउंड बिल्कुल डार्कनेस होती है, और वो सडनली जब रोशनी में आता है एकदम, उसके लिए एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से उसको क्या होता है, रिफ्लेक्शंस की वजह से, लाइट की वजह से, शोर की वजह से, आवाज़ की वजह से उसको जो चौंकने वाली प्रॉब्लम है वो होती है। और मैंने डॉक्टर से जब पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों चौंकता है और ऐसे चौंक के क्यों उठ जाती है आदिति, तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरीके की लाइट्स होती हैं और शोर होता है, आवाज़ होती है। अगर बच्चा सो रहा है, बिल्कुल साइलेंस है, तो ऐसा कम होता है, लेकिन अगर हल्की सी भी नॉइज़ होती है तो बच्चा जो है ये चौंकने वाला जो भी है वो करता है।
और आप देखेंगे कि ये टाइम के साथ चला भी जाता है। अगर बच्चा 2 महीने 3 महीने का हो गया है तो ये अपने आप ही चला जाता है। तो बच्चा बर्थ के बाद 3 मंथ्स लेता है अपने आप को इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे अब वो है उसमें एडजस्ट करने के लिए। तो ये बस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से होता है और धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट आता है बच्चों को गैस होना। अब ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है एक्चुअली में, और इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आपके पास ले आऊँगी, आपको शेयर करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है और 100 में से 99% बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे ने कुछ ऐसा खा लिया जिस वजह से गैस हो जाती है, लेकिन काफ़ी चीज़ों की वजह से बच्चों को गैस हो सकती है। जैसे एक्स्ट्रा फीड की वजह से बच्चों को गैस हो सकती है, या फिर अगर बच्चा बहुत टाइम के लिए भूखा है और फीडिंग में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है तो बच्चों को गैस हो सकती है। अगर बच्चा अपनी फिंगर सक कर रहा है, उंगली चूसते हैं काफ़ी बच्चे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर उसके मुंह में चली जाती है तो उसको गैस हो सकती है। या फिर बच्चा अगर बॉटल से फीड कर रहा है और उसमें उसका अगर निप्पल का छेद बड़ा है तो भी उसके ज़रिए जो है गैस मुंह में जा सकती है और बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बच्चे का सोने का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं हुआ तो भी बच्चों को गैस हो सकती है। और मदर के डाइट पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे मम्मी ने क्या खाया है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को गैस हो सकती है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल ही मदर की ब्रेस्ट मिल्क पे ही रहता है, तो जो भी मदर खाती है उसका पूरा असर जो है बच्चे पे पड़ता है। सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चों को गैस बने, बट ये थोड़ा कम केसेस में होता है। बट ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से बच्चों को गैस ज़रूर बन सकती हैं। या फिर बच्चे ने फीड कर लिया है, उसको डकार अच्छे से नहीं आई है तो भी बच्चे को गैस हो सकती है। और गैस ऐसी प्रॉब्लम है ना जो बच्चों को अगर हो जाती है, ये किसी को भी होती है, तो वो बच्चा एक तो छोटा है तो वो ठीक से सो ही नहीं पाता है, रात भर रोता है और उसकी पॉटी भी नहीं हो पाती है, या फिर वो फीड भी नहीं करना चाहता है, बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि वरिड होने वाली है और इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो करूँगी, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ। सो ये एक प्रॉब्लम है और बट इन चीज़ों का ध्यान रख के हम ये प्रॉब्लम को साइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इरेगुलर पॉटीज़। सो हम एज पेरेंट, एज मदर बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि बच्चे को कैसी पॉटी हो रही है, उसे ठीक पॉटी हो रही है, उसको टाइट पॉटी तो नहीं हो रही है, लूज़ तो नहीं हो रही है, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है और उसका टेक्सचर कैसा है। ये सारी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि बच्चा जिस तरीके का पॉटी करेगा बच्चे की हेल्थ वैसी ही रहती है। सो इसमें तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है। अगर एक टाइम भी बच्चा पॉटी ना करे तो हम लोग को टेंशन हो जाती है कि इसको क्या हो गया, ये पॉटी ही नहीं कर रहा है, कहीं इसको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, इसको कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं खा लिया हमने, ऐसा कुछ काफ़ी टाइम पे होता है। मदर्स के ऊपर ही सारा ब्लेम आने लगता है अगर बच्चे ठीक से पॉटी ना करे कि तुमने ज़रूर कुछ खाया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, या काफ़ी सारी हम होम रेमेडीज़ भी करने लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर बच्चा दिन में 10 बारी पॉटी कर रहा है तो वो भी नॉर्मल है, और अगर 10 दिन में कर रहा है तो वो भी नॉर्मल है। 10 दिन में एक बार, हाँ, वो भी नॉर्मल है। क्योंकि बच्चों में ऐसा नहीं है कि टाइम फिक्स होगी, एक दिन में 2 बार पॉटी जाना है या ऐसा कुछ। तो बच्चे की पॉटी इरेगुलर रहती है, काफ़ी टाइम रहती है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है डाइपर। सो हर न्यू पेरेंट सोचता है कि पता नहीं डाइपर बच्चे के लिए सही है या नहीं, डाइपर बच्चों को ऑल टाइम पहनाना चाहिए कि नहीं, और उसके रैशेज़ अगर लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि डाइपर रैश के लिए हमें क्या करना चाहिए। बट डाइपर हमारे बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं, उसे पहनाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि डाइपर बिल्कुल सेफ़ होता है और इससे बच्चा भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और हम भी रहते हैं। क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है वो काफ़ी जल्दी से सुसु करता है, तो इतनी जल्दी उसकी नैपीज़ चेंज करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है और बच्चा भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता है। अगर वो सो रहा है और बार बार सुसु कर रहा है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सो
डायपर आप किसी भी क्वालिटी का यूज़ करें, आई गेस कोई भी डायपर कंपनी इतनी तो बेकार नहीं होगी, क्योंकि बेबी से रिलेटेड हर चीज़ सेंसिटिव होती है और हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। सो आप कोई सी भी डायपर यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरी ये है कि आप डायपर पहनाने से पहले उसको डायपर रैश क्रीम ज़रूर लगा दें, ताकि उसको डायपर से कोई रिएक्शन या कोई रैशेज़ ना हो। सो डायपर बिल्कुल सेफ़ होता है और आप ये बिल्कुल पहना सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं डायपर पे भी एक सेपरेट वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी। सो अब मुझे, क्योंकि मैंने अपनी बेबी को डे 1 से डायपर में नहीं रखा है, क्योंकि अब मुझे कहा जाता था कि बहुत छोटा बच्चा है, इसको डायपर नहीं पहनाना है, ये नहीं करना है। तो उस टाइम तो मैंने ये सोचा था कि हाँ, ये तो बहुत छोटा है, इसको डायपर कैसे पहनाएंगे, और उसके नाभि में कुछ लगा हुआ रहता है कॉर्ड जैसा, तो इसमें भी कहीं इसको पेन ना हो। तो मुझे भी काफ़ी टेंशन रहती थी, तो उसको मैं छोटी छोटी सी जो नैपीज़ होती हैं कॉटन वाली, वो पहना के रखती थी, और उसको काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे आई गेस विदिन 2 और 3 मिनट्स भी मुझे चेंज करना पड़ जाता था। तो अब मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान हुई हूँ एक्चुअली में, और काफ़ी पेरेंट्स होते भी हैं, तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने बेबी को डे 1 से भी डायपर में रखते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है। बस ज़रूरी क्या है कि आपको डायपर पहनाने से पहले डायपर रैश का यूज़ करना है, डायपर रैश क्रीम का यूज़ करना है। सो अगर आप ये करते हैं तो बच्चे के लिए डायपर बिल्कुल सेफ़ है, आप पहना सकते हैं। सो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये हेल्प करेगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह और भी कोई पेरेंट्स हों जिन्हें इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा हो और उनको ये वीडियो से हेल्प मिल जाए। सो प्लीज़ इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।